अब देखिए आगे मूल्यांकन हम पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें आपके आकलन की विशेषताएं दे रखी है, आकलन की उद्देश्य दे रखे हैं और महत्व वगैरह दे रखे होंगे। आकलन की वही विशेषताएं जो मूल्यांकन की है, वही सेम। तो हम मूल्यांकन जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। दोनों के बीच में जब डिफरेंस करने की बात आती है तब हल्का फुल्का डिफरेंस किया जा सकता है, बाकी जनरली दोनों चीज़ें सेम चलती रहेगी। ये जो आकलन के प्रकार हैं यही मूल्यांकन के प्रकार हैं, यही है सेम। जब अंतर की बात आती है तब हम स्पेसिफिक अंतर करेंगे, जब बात नहीं आती है तो दोनों का नाम लगभग सब जगह सेम लिया जाता है। आकलन मूल्यांकन का एक भाग है। आकलन में हम सूचनाओं का संकलन करते हैं इस बात के लिए कि निर्णय प्रदान किया जा सके। मूल्यांकन में हम निर्णय प्रदान करते हैं, बस ये फर्क है दोनों में, बाकी लगभग चीज़ें सेम चलेगी। तो इसलिए विशेषताएं सिमिलर रहेगी दोनों की, ठीक है। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा से वहां जब पढ़ोगे तो सेम रहेगी वो। ओके, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है इनका संबंध किससे होता है? शिक्षण के उद्देश्यों के साथ। शिक्षण प्रक्रिया में यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो इसका संबंध किसके साथ होता है? शिक्षण के उद्देश्यों के साथ। कैसे होता है? हमने 3 प्रकार के उद्देश्यों की बात की है, एक ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक, मनोक्रियात्मक, मनोप्रेरणात्मक, साइकोमोटर। हमारी शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह है कि आपके अंदर ये तीनों प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। यही है, आप में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आप में समझ आ जाए, विश्लेषण करने की क्षमता, यानी कि आप में ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरे के पूरे आ जाए। आपका भावात्मक पक्ष भी मजबूत हो, आपके अंदर रुचि, मूल्य, अभिवृत्ति, गुण विवेचन की क्षमता और पर्याप्त समायोजन करने की क्षमताएं आए। आपका मनोक्रियात्मक पक्ष भी मजबूत हो, प्रायोगिक परीक्षण वगैरह जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके शरीर की क्रियाएं जब काम करें, काम करते समय आपके पेशीय कार्य और तंत्रिका पेशीय कार्यों के बीच में एक उचित समन्वय होना चाहिए। और यदि ये तीनों चीज़ें होगी तब एक मानव का संपूर्ण व्यवहार जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। मानव व्यवहार के 3 पक्ष नहीं है और व्यवहार बहुत शानदार हो हमारा, मानव का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा शानदार हो, उसके लिए तीनों पक्ष मजबूत होने जरूरी हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यही है कि आपको इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो। प्राप्ति हो इस बात को जानने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन, कि आपको प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी के गुणों, विशेषताओं या योग्यताओं कि बच्चे ने क्या क्या चीज प्राप्त की है उसके संबंध में क्या प्रदान किया जाता है? निर्णय प्रदान किया जाता है। निर्णय प्रदान करने का कार्य किस में आता है? मूल्यांकन में। मापन में हम अंक या संख्या प्रदान कर रहे थे, मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन के द्वारा हम बहुत सी चीजों को मापते हैं और उसके बाद में उसमें मूल्य का निर्धारण कर देते हैं, तो वो मूल्यांकन कहलाएगा। ये प्रश्न आया भी अभी एक, मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर मूल्यांकन आया है ना। ऐसे ही आपका आकलन है, उसके अंदर हम सूचनाओं का संकलन करते हैं। सूचनाओं का संकलन करने के बाद उन सूचनाओं के आधार पर, उनके विश्लेषण के आधार पर हम निर्णय प्रदान करते हैं कि ये बच्चा है क्या। उस बच्चे के मूल्य का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। मूल्य का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन के लिए जो हमें चीजें प्राप्त होगी वो कैसे होगी? एक तो मापन के द्वारा, यानी कि सूचनाओं का परिमाणात्मक या संख्यात्मक संकलन हम जो करेंगे उसके साथ उसमें क्या कर देंगे? मूल्य निर्धारण। दूसरा गैर मापन,
इस बार हम गुणात्मक संकलन जो कर रहे हैं उसके साथ क्या कर देंगे, मूल्य निर्धारण। जरूरी नहीं है केवल मापन, मापन तो औपचारिक हुआ ना, औपचारिक माध्यम से यदि हम सूचना का संकलन कर रहे हैं वो मापन हुआ, या औपचारिक माध्यम से हमें किसी चीज के बारे में माप रहे हैं वो मापन हुआ। यदि मुझे आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो अनौपचारिक रूप से मैं ऑब्जर्वेशन करके यहाँ से जाके और फिर बता दूंगा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, वो अनौपचारिक था। इसमें मैंने सूचनाओं का संकलन किया आपने, तो ये कैसा हो गया, गैर मापन। गैर मापन तरीके से, गुणात्मक तरीके से सूचनाओं का संकलन प्लस मूल्य निर्धारण। और तीसरा दोनों का मिक्स, मापन संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों के माध्यम से आप इकट्ठी करो और उसके लिए क्या कर दो, मूल्य का निर्धारण। ये तीनों चीजें जो है वो क्या कहलाएगी, मूल्यांकन कहलाएगी। केवल मापन के द्वारा ले रहे हैं फिर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो भी मूल्यांकन है, गैर मापन के द्वारा करके मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो भी क्या है, मूल्यांकन है। संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से लाके फिर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो भी क्या है, मूल्यांकन है। समझ रहे हैं ये चीज। मूल्यांकन का मूल अर्थ समझने के लिए बहुत सी परिभाषाएं हैं, उनको एक बार हम जानने का प्रयास करते हैं। एक परिभाषा है क्विलेन और हन्ना। क्विलेन और हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संदर्भ में या के संबंध में साक्ष्यों का संकलन तथा उनकी व्याख्या, केवल संकलन नहीं है, संकलन करके उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्विलेन और हन्ना, विद्यालय द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। कैसे, व्यवहार में परिवर्तन से क्या समझते हैं आप, बताओ देखें कोई। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या है? बच्चा पहले उद्दंडी था, अब शांत हो गया, यही है ना। पहले बच्चा चलते फिरते जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाता था, ठोकरे मारता था, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करता था। विद्यालय में आने के बाद हमने उसको सुधार दिया है। नटखट ज्यादा था, उसको हमने सीधा कर दिया है। अरे यही है क्या? पीछे से कोई नहीं दे रहा जवाब। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया जाता है? क्या परिवर्तन लाया जाता है? हैं? क्या लाया जाता है? तो क्या परिवर्तन है, बताओ। क्या मापते हैं हम उसके अंदर? यस, अधिगम। और कोई? देखो, इतना पढ़ा है हमने। मानव व्यवहार के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष है, अभी भी पढ़ा है हमने। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है। विद्यालय में आने से पहले बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं था, 10वीं क्लास में आने से पहले, कि संधि क्या है। बच्चे को संधि का ज्ञान नहीं था, बच्चे को समास का ज्ञान नहीं था, तो उसके मस्तिष्क में संधि और समास था नहीं। ठीक है। उसके ज्ञानात्मक पक्ष में संधि और समास का कोई जगह नहीं थी। हमने बच्चे को पढ़ाया, वर्ष भर पढ़ाने के बाद में अंत में जब टेस्ट लिया तो पता चला संधि समास उसको आने लग गई। यानी कि अब बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष में संधि आ चुकी है, समास आ चुका है। तो ज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया ना।
पहले बच्चे को संधि समास का ज्ञान नहीं था, अब बच्चे को संधि समास का ज्ञान हो गया है। ये किसके द्वारा लाया गया है? विद्यालय के द्वारा। विद्यालय ने शिक्षण करवा के विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लेके आया है। आया ना, ये तो परिवर्तन है। ऐसे ही भावात्मक पक्ष में पहला बच्चे के अंदर संवेग नियंत्रित नहीं थे, क्रोध ज्यादा आता था। बच्चे के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैल्यूज क्रिएट नहीं थे। वो चलते चलते चिंटी जो कीड़ी नाल है उसके ऊपर ऐसे रगड़ते हुए चलता था कि सबको मार के जाऊंगा आज। जैसे ही उसने भावात्मक पक्ष पढ़ा, वो उछल उछल के जा रहा है, जहां भी चिंटी मिल रही है उछल उछल के जा रहा है। तो बच्चे के भावात्मक पक्ष के व्यवहार में विद्यालय के द्वारा क्या लाया गया? वहां पे परिवर्तन। पहले वो स्टेम्स ठीक से नहीं काट रहा था, पहले उसका संयोजन कहीं पे भी ठीक नहीं था, उसके पेशीय कार्य और तंत्रिका पेशीय कार्यों के बीच का समन्वय ठीक नहीं था। विद्यालय ने प्रैक्टिस करवा करवा के समन्वय ठीक कर दिया। तो विद्यालय के द्वारा बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार में क्या लाया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है। लाया जाता है ना। और इसी परिवर्तन के संदर्भ में फिर हम इस बात को देखते हैं कि कितना परिवर्तन आया है। उसके लिए हम क्या करते हैं? साक्ष्यों का संकलन। विद्यार्थी में इन तीनों पक्षों में कितना परिवर्तन आया है उसके संदर्भ में साक्ष्यों का संकलन करते हैं। और साक्ष्यों का संकलन करने के पश्चात जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर हम उसकी क्या करते हैं? व्याख्या करके और उस बच्चे का मूल्य का क्या कर देंगे? निर्धारण। और ये मूल्य का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। समझ गए? तो मूल्यांकन एक बड़ी व्यापक पद है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ समाहित है। निर्णयात्मक पद है, ये निर्णय प्रदान किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ओके। मूल्यांकन की एक और परिभाषा है दांडेकर महोदय की। दांडेकर साहब डंडा लेके आते हैं कि बताओ क्या सीखा और कितना सीखा है। तो इस बात का मूल्यांकन क्या है कि बच्चे ने क्या सीखा है और कितना सीखा है, इस बात को जानना ही मूल्यांकन है। ये बात किसने कही है? दांडेकर ने। डंडा लेके आगे बताओ क्या सीखा, कितना सीखा, बताओ देंगे। तो दांडेकर महोदय क्या है? क्या सीखा है और कितना सीखा है। ओके। फिर आते हैं गुड्स। गुड्स अच्छी बात करेंगे। गुड यानी कि अच्छा, तो अच्छे ढंग से मापन करना ही मूल्यांकन है। ये बात किसने बोली है? गुड्स ने। अच्छे ढंग से मापन करना ही मूल्यांकन है। ठीक है। एक परिभाषा इंपॉर्टेंट और है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित 3 चीजों के संदर्भ में निर्णय प्रदान करना ही मूल्यांकन है। तो इन्होंने ये बात कही है कि मूल्यांकन निर्णय प्रदान करना ही है। और निर्णय किस किस के बारे में प्रदान करना है? नंबर 1, विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, किस सीमा तक हुई है। नंबर 2, विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हुई है, कैसे हुई है। और नंबर 3, विद्यार्थी को प्रदान किए गए अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे हैं। इन 3 चीजों के बारे में निर्णय प्रदान करना ही मूल्यांकन है। ये परिभाषा किसने दी थी? एनसीईआरटी ने। समझ आ गया क्या? नहीं है? समझना जरूरी नहीं है, हर चीज को समझना थोड़ी जरूरी है। 3 चीज को देख लो। विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, प्राप्ति कैसे हुई है, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे हैं। अब मूल्यांकन को हम ठीक से जाने उससे पहले हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया जाननी होगी। इसको ढंग से समझना भाई, अच्छे तरीके से।
मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में एक व्यक्ति आए थे, बेंजामिन एस ब्लूम। ब्लूम साहब ने पहले ही कहा था कि शिक्षण उद्देश्यों का सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध मूल्यांकन के साथ है और मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध शिक्षण उद्देश्यों के साथ है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि मूल्यांकन का सर्वाधिक संबंध, सबसे घनिष्ठ संबंध किसके साथ है? मूल्यांकन के उपकरण, मूल्यांकन के तरीके, शिक्षण के उद्देश्य या शिक्षण की प्रक्रिया, तो आंसर क्या होगा? शिक्षण के उद्देश्य। सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध इन्हीं के साथ है। ठीक है, तो ब्लूम साहब ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या बताया था? त्रिमुखी। और त्रिमुखी बताते हुए एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, आपकी बार भी आपके लगभग हर पेपर में था। एक में यह था कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन ब्लूम के उसका भाग है? व्यवहार में परिवर्तन, और ऐसे 4 ऑप्शन थे, आंसर उसमें व्यवहार में परिवर्तन था। एक में यह पूछा है कौन सा भाग है, उसके अंदर उपरोक्त सभी आंसर था। 3 पेपर में तो मैं देख चुका हूं आपके रीट में, चौथे का पता नहीं। कि लगभग हर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है, एग्जाम में यहां भी पूछा जाएगा। मूल्यांकन यदि आपको ढंग से समझना है तो ब्लूम का त्रिकोण का जो उपागम है उसको ढंग से समझना जरूरी है। आधी चीजें आप वैसे ही समझ जाओगे, तो पूरा ध्यान यहां देना। आप कैसे बताया उन्होंने? ब्लूम साहब ने क्या किया? एक त्रिकोण बनाया। उस त्रिकोण में 3 शीर्ष थे। पहले शीर्ष पर उन्होंने किसको रखा? शिक्षण के उद्देश्य। दूसरे शीर्ष पर इन्होंने किसको रखा? अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव। और तीसरे शीर्ष पर इन्होंने रखा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। ध्यान सामने, सिर्फ किताब बंद। व्यवहार में परिवर्तन को एक नाम और दिया गया है, मूल्यांकन के उपकरण। क्या नाम दिया है? मूल्यांकन के उपकरण। समझना, इसको ढंग से समझना। ब्लूम साहब का कहना है कि सबसे पहले यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो करेंगे किस बात का, इसका निर्धारण होना चाहिए। तो मूल्यांकन करने से पहले इस बात का निर्धारण करना है कि करना किसका मूल्यांकन है, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है जिनका मूल्यांकन हमें करना है। सबसे पहले हमें उन शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने की जरूरत है। जैसे मान लो 10वीं क्लास में हमें एक टेस्ट लेना है हिंदी के बच्चों का, तो हमने निर्धारित किया कि हिंदी में बच्चे को संधि का ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो, समास के ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो, और इसको उपसर्ग के बारे में ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो। हमने शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित कर दिया। ओके, अब ये सबसे पहले शुरुआत में ही कर दिया था हमने कि जब बच्चा 10वीं क्लास से बाहर निकलेगा तो हिंदी में, व्याकरण में इन 3 चीजों के बारे में बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में उसकी शिक्षण की प्रक्रियाएं चल रही है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, शिक्षक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, बच्चा खुद हिंदी पढ़ रहा है, अलग अलग तरीके से उसको अधिगम करवाया जाता है, शिक्षक अलग अलग विधियों के द्वारा अधिगम करवा रहा है, बच्चा अलग अलग विधि से अधिगम कर रहा है। वो जाके घर पे जो है वो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद में टांगे ऊपर नीचे गर्दन याद कर रहा है, वो हर तरीके से याद करने की कोशिश कर रहा है। तो वो विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों में से गुजरेगा, सीखने के अनुभवों में से गुजर रहा है ना। शिक्षक के द्वारा सिखाया जा रहा है, खुद के द्वारा वो सीख रहा है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से उसको सिखाया जाता है, विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। और ये सब चीज जो वो सीख रहा है वो उसके क्या है? सीखने के अनुभव, अधिगम के अनुभव। ओके, इन अधिगम के अनुभवों के माध्यम से बच्चा सीखता है, बच्चा अधिगम करता है। और वो किनका अधिगम करता है? जो हमने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनका अधिगम कर रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि इन अधिगम अनुभवों के माध्यम से बच्चे ने जो सीखा है उससे उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले उसके व्यवहार में संधि समास उपसर्ग नहीं था, क्या अब उसके व्यवहार में संधि समास और उपसर्ग आ गया है?
और इस बात को जानने के लिए हम क्या काम में लेंगे? मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण, यही तो लेंगे ना। तो मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हम बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का मापन करने का प्रयास करते हैं। और जब पता किया तो पता चला कि बच्चे को संधि, समास और उपसर्ग में 90 अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, 90 अंक मिले हैं। इसका मतलब क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, बच्चे को संधि, समास, उपसर्ग आने लग गया। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है किसके माध्यम से? इन अधिगम अनुभवों के माध्यम से। इसका मतलब ये जो अधिगम अनुभव बच्चे को दिए गए थे वो कैसे थे? प्रभावी। और कैसे थे? प्रभावी। तभी तो 90% अंक हैं। आपका मान लो सिलेक्शन होता है तो इस अधिगम अनुभव के माध्यम से यदि आप गुजरे हैं तो ये अधिगम अनुभव जो आपको दिए गए हैं वो कैसे रहेंगे? प्रभावी। ठीक है, ये हमने चेक किया। व्यवहार में परिवर्तन पता चला कि बच्चे के अंक कितने आए हैं? 30। अधिकतर बच्चों के अंक कितने आ रहे हैं? 30, 35, 30, 35। इसका मतलब शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने के पीछे कारण क्या है? अधिगम के अनुभव प्रभावी नहीं है। कैसे हैं? अप्रभावी। अप्रभावी है, इसका मतलब हमें क्या करने की जरूरत है? शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार। समझ गए? ब्लूम साहब का कहना था कि मूल्यांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इतना सा जान लेना कि बच्चे ने क्या सीखा है। मूल्यांकन कोई एक छोटा पद नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया, त्रिकोण में रखते हुए उसने बताया कि एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। इन शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चे को क्या प्रदान किए जाते हैं? बहुत से अधिगम अनुभव। इन अधिगम अनुभवों के माध्यम से इन शिक्षण के उद्देश्यों को बच्चों ने प्राप्त किया है या नहीं किया है? इस बात को जानने के लिए हम क्या जानते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। उसके लिए क्या काम में लेते हैं? मूल्यांकन के उपकरण। यदि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब जो अधिगम अनुभव प्रदान किए गए थे वो कैसे थे? प्रभावी। यदि मूल्यांकन व्यवहार में परिवर्तन सही से नहीं हुआ है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है, अधिगम अनुभव जो प्रदान किए गए थे वो कैसे रहे? अप्रभावी। इसका मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में क्या करने की जरूरत है? सुधार। शिक्षण की विधि में क्या करने की जरूरत है? सुधार। यह है मूल्यांकन। मूल्यांकन कोई बहुत छोटा पद नहीं है। अब एनसीईआरटी की परिभाषा देखो आप। एनसीईआरटी क्या कहता है कि विद्यार्थी को शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इस बात को जानना। जान रहे थे हम 90% हुई है, 30% हुई है, कितनी हुई है? इन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हुई है? किन अधिगम अनुभवों के माध्यम से हुई है? और ये जो अधिगम अनुभव प्रदान किए गए थे वो कितने प्रभावी है? इन तीनों के बारे में निर्णय प्रदान करना ही क्या है? मूल्यांकन है। आ गई समझ आ गई एनसीईआरटी की परिभाषा भी? किसी को मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत? अब यहीं से सब कुछ चीजें जुड़ी हुई है आपकी। मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के उद्देश्य, वो सब कुछ आप अपने आप निकाल लोगे। मूल्यांकन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है? मूल्यांकन का शिक्षण के उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह बात हमने पढ़ी अभी। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। सहकारी कैसे? मूल्यांकन में हम सिर्फ केवल ऐसा नहीं है कि शिक्षक के द्वारा एक पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से बच्चे के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन करते समय हम शिक्षक के साथ साथ बच्चे के अभिभावकों से भी राय लेते हैं, बच्चे के सहपाठियों से भी राय लेते हैं कि तुम्हारा भाई कैसा है। बच्चे से खुद से राय लेते हैं कि भाई तू है कौन, कैसा है, बता। तो बच्चे के बारे में जो हम साक्ष्यों का संकलन करते हैं
वो विभिन्न माध्यमों से करते हैं और इसके अंदर सभी की भूमिका एक सहकारी रूप में होनी चाहिए। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब क्या है? मूल्यांकन सिर्फ हमें इस बात का नहीं करना है कि बच्चे ने क्या सीखा है। मूल्यांकन हमें इस बात का भी करना है कि बच्चे को जो शिक्षा प्रदान की गई है, क्या वो शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और समाज के मानदंडों के अनुरूप है या नहीं है। क्या बच्चा समाज की आवश्यकताओं और मानदंडों के अनुरूप तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। निर्णयात्मक प्रक्रिया वही एनसीईआरटी वाली बात। क्या निर्णय दिया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, अधिगम कितना किया है, इस बात का निर्णय प्रदान किया जाता है। अधिगम कैसे किया है, अधिगम अनुभव कैसे रहे हैं, शिक्षण की विधि कैसी रही है, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी रही है। तो इन सभी के संबंध में मूल्यांकन में क्या प्रदान किया जाता है? निर्णय। इसलिए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ये मूल्यांकन की विशेषताएं हो गई। यही विशेषताएं आपके आकलन में रहेगी। अब अगला है मूल्यांकन के उद्देश्य। ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझ पाओगे। उद्देश्य में वही है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई, इस बात को जानना। दूसरा उद्देश्य मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो, विचार करो। अच्छा, एक काम करते हैं, आप में से हाथ खड़े कर, बिना इसको किताब को बंद एकदम बिल्कुल बंद। मैं 10 उद्देश्य आप ही से पूछूंगा, एक बार जो बता देगा दूसरा कोई नहीं बताएगा। फिर सेम उद्देश्य एक एक करके आप बताओ कि मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1, यस, व्यवहार में परिवर्तन को जानना। ठीक है, इनका यह है कि बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सही बात है, सही है ना? ठीक है। दूसरा, कोई और? अरे इतनी बड़ी क्लास है, 10 तो वैसे ही आ जाने चाहिए थे। खुद सोचो, कुछ भी हो सकता है। उद्देश्य पूछ रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। इन्होंने एक कह दिया, व्यवहार में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के बारे में निर्णय प्रदान करना, जानकारी प्रदान करना। और कोई पीछे कोई नहीं है? कुछ भी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना। एक एग्जांपल और देता हूं, बच्चे का श्रेणी विभाजन करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका। कक्षावार और श्रेणीवार बच्चे का विभाजन करके उसको अधिगम करवाना। अभी इतना तो पढ़ा है हमने यहां पे। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, यहां पढ़ा था ना। शिक्षण प्रक्रिया यदि कमजोर हो रही है तो उसको सुधार करना है। और कोई? ये एक तो ऑप्शन आपके आया भी था रीट में। यदि आपको लग रहा है इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद पाठ्यक्रम में सुधार करना भी है, कैसे? आपको बहुत कुछ पढ़ाया, आपको बहुत प्रभावी तरीके से पढ़ाया, उसके बावजूद भी आपके समझ नहीं आ रहा है, आपके अंक नहीं आ रहे हैं, लगातार उतने नहीं आ रहे हैं जितने हम समझ रहे हैं। हर तरीका अपनाने के बाद, इसका मतलब हो सकता है सिलेबस में कहीं ना कहीं दिक्कत हो, पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं दिक्कत हो, पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं दिक्कत हो, तो उसमें भी सुधार करना है। मूल्यांकन के वो सब उद्देश्य आप विचार करो। यहां से विद्यार्थी को कक्षा में नियोजित करना, यह भी है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चा सीख नहीं पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह भी है। कुल मिलाकर बच्चे ने कितना अधिगम किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह भी है। तो आप सोचोगे, शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण की विधियों में सुधार करना, पाठ्यक्रम के अंदर सुधार करना, नैदानिक परीक्षण करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मूल्यांकन के। खुद से सोचने की कोशिश किया करो। जो चीजें पढ़ी हैं, परिभाषाएं, उसके आधार पर आप खुद कंक्लूड करो कि ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है, समझते हैं ना आप? उद्देश्य और तात्पर्य में फर्क होता है। तात्पर्य तो एग्जैक्ट होता है, उद्देश्य का मतलब इसके माध्यम से हमें कहां तक क्या क्या चीजें प्राप्त करनी है, वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव व्यापक चीज होती है।
तात्पर्य एक संकुचित शब्द है, ठीक है। आप देखना, खुद से देखना अब इसको। चलिए अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। चलिए मूल्यांकन के प्रकार में सबसे पहला है मानदंड संदर्भित। ये जो अंतर है इनको लास्ट में पढ़ेंगे हम। मानदंड संदर्भित एवं मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड संदर्भित एवं मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड का मतलब क्या है, मानक का मतलब क्या है, समझो। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। इस प्रकार के मूल्यांकन में जो आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है या जो भी आपका परीक्षण तैयार किया जाता है, उस परीक्षण में शुरुआत में ही हम मानदंड का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? मानदंड का निर्धारण। परीक्षण होने के पश्चात जो परिणाम आते हैं, इन परिणामों की तुलना किसके साथ की जाती है? निर्धारित मानदंड के साथ। किसी भी सूरत में इस परीक्षण में परिणामों की तुलना अन्य विद्यार्थी के साथ नहीं की जाती। अन्य विद्यार्थी के परिणामों के साथ नहीं की जाती। समझाऊंगा अभी इसको। इसके अंदर जो ये मानदंड निर्धारित किया जाता है वो उस संबंधित विषय के स्वामित्व स्तर को दिखाता है। अब समझना इसको। ये चार बातें हैं इसमें। जैसे मान लो आपका रीट एग्जाम था, तो आप अध्यापक बनने वाले हैं। अध्यापक जब आप बनेंगे तो सरकार ये मानती है कि एटलीस्ट यदि आप विज्ञान विषय के अध्यापक बनने वाले हैं तो विज्ञान सब्जेक्ट में आपकी एक लेवल ऑफ मास्टरी होनी चाहिए। यदि आपको उतना ज्ञान नहीं है तो हमें ये लगेगा कि आप नहीं पढ़ा सकते। तो मिनिमम लेवल ऑफ मास्टरी आपकी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इस मिनिमम लेवल ऑफ मास्टरी को जानने के लिए हम एक मानदंड निर्धारित करेंगे और उतने के बराबर आपके यदि अंक आ रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की मास्टरी है। उसके बाद में जो भी आपका टेस्ट लिया जाता है उससे यदि सिलेक्शन होता है तो ठीक बात है। जैसे मान लो यदि 90 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं इसके अंदर और 90 अंक यदि आपके नहीं आ रहे हैं, अभी जैसे बहुत से ऐसे हैं जिनके 80, 81, 77, 78 इतने नंबर आ रहे हैं एसएसटी में, लेकिन वो फाइनली सिलेक्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन यदि 77 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के काबिल नहीं है, सरकार का ये मानना है। क्योंकि हमने मानदंड निर्धारित किया कि आपका इतना स्वामित्व स्तर तो होना चाहिए। अब एग्जाम यदि हम आपका लेंगे, इसमें क्या होता है, सीट्स खाली रह जाती है कभी कभार। जैसे इंग्लिश में हो सकता है इस बार 4000 के करीब सीट्स हैं। इंग्लिश में यदि बच्चे पास नहीं हुए तो बराबर इक्विवेलेंट के अंदर ही निकल जाएंगे। पेपर यदि बहुत ज़्यादा टफ आ गया आपका स्वामित्व स्तर वाला, इसके अंदर ये जैसे एक एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चर का। कॉलेज लेक्चर में तो क्या है कि स्वामित्व स्तर के लिए हम पहले से ही नेट और जेआरएफ जैसे एग्जाम्स ले लेते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। यदि नेट करके आया तो इसके अंदर ये क्षमताएं हैं। उसके अंदर एक कट ऑफ गई थी फिजिक्स की 4%। फिजिक्स का कॉलेज प्रोफेसर जिसके 4% अंक आए हैं वो फिजिक्स पढ़ाएगा कॉलेज में जाके, ये कैसे संभव है? तो हमारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रभावित नहीं हो, उसके लिए हमारा ये रीट और सीटेट जैसा ये एग्जाम आपके लिए लाया गया है। रीट और सीटेट एग्जाम कैसा है? मानदंड संदर्भित एग्जाम। एक स्वामित्व स्तर निर्धारित कर लिया, उसके आधार पर मानदंड का निर्धारण कर लिया, उसके बाद में जो आपके परिणाम आएंगे उसकी तुलना किसके साथ की जाएगी? केवल मानदंड के साथ। आपके 90 अंक आने चाहिए, 90 आओ चाहे 140 हो चाहे 149 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मानना यह है कि आप रीट पास है बस। यदि आपके 89 मार्क्स हैं तो आप फेल हैं, सिंपल सी बात है। किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ आपके अंकों की तुलना नहीं की जा सकती। ओके, मानदंड संदर्भित में क्या निर्धारण कर रहे हैं हम?
मानदंड का। मानदंड किसके आधार पर कर रहे हैं? स्वामित्व स्तर के आधार पर। अब जो परीक्षण किया जाएगा उसके अंदर जो परिणाम आएंगे उन परिणामों की तुलना किसके साथ की जाएगी? मानदंड के साथ। किसके साथ नहीं की जाएगी? अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह के साथ। ओके। मानक में क्या है? मानक संदर्भित, या इसको हम बोल देते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस्ड, इसमें एक मानक तय किया जाता है कि इस मानक के आधार पर हम परीक्षण करेंगे। यहां मानदंड का निर्धारण किया जाता है, यहां मानक तय किए जाते हैं। जैसे अभी आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मानक तय कर रखा है कि रैंक मानक के आधार पर आपका चयन होगा, है ना। नेट और जेआरएफ में वर्तमान में मानक चेंज कर दिए गए हैं और मानक तय कर दिए हैं कि परसेंटाइल के आधार पर आपका चयन होगा। 99.9 परसेंटाइल 99.8 पे जाती है ना वो कट ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं शतांश मानक। ग्रेड मानक के आधार पर आपका चयन होगा। तो अलग अलग मानक होते हैं, किसी एक मानक को आधार बनाते हुए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में जो परिणाम आएंगे, इन परिणामों की तुलना किसके साथ की जाएगी? अन्य विद्यार्थियों के परिणामों के साथ की जाएगी ना। आपकी ग्रेड दूसरे विद्यार्थी से ज्यादा है, कम है, आपकी शतांश जो है परसेंटाइल दूसरे विद्यार्थी से ज्यादा है या कम है, तो इसके अंदर आपके परिणामों की तुलना किसके साथ की जाती है? अन्य विद्यार्थियों के परिणामों के साथ। क्लियर है ये? दो प्रकार के कौन कौन से हुए? मानदंड संदर्भित और मानक संदर्भित। मानदंड में क्या किया जाता है? मानदंड का निर्धारण किसके आधार पर? स्वामित्व स्तर के आधार पर। परिणामों की तुलना किसके साथ? मानदंड के साथ। किसके साथ नहीं? अन्य विद्यार्थियों के साथ नहीं की जाती है, ध्यान रखना। यही प्रश्न पूछा गया है आपके एक बार आगे, ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ था। मानक संदर्भित में क्या प्रदान किया? किसके आधार पर क्या तय करेंगे हम? सबसे पहले मानक, जैसे ग्रेड, रैंक और शतांश मानक। किसी एक मानक के आधार पर हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण में परिणामों का हम तुलना किसके साथ करेंगे? दूसरे विद्यार्थियों के साथ। ओके। अगला है आपका बाह्य और आंतरिक परीक्षण। दूसरा परीक्षण का प्रकार है। अब ध्यान सामने, किताब बंद, किताब तो बंद ही रखो। बाह्य व आंतरिक, गलत दे दी गई है किताब आपको। बाह्य परीक्षण क्या होगा, आंतरिक परीक्षण क्या होगा? कोई बताएगा? विचार खुद से। अरे विचार तो करते हो ना, बताते नहीं हो वो बात अलग है। मन में तो विचार करते हो ना, या मैं यूं ही टाइम खराब कर रहा हूं 5-7 मिनट बीच बीच में? करते हो? बताओ देखें बाह्य क्या है। कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके, हाथ एक दो जगह से खड़े हो रहे हैं बार बार। पीछे से भी हाथ, अच्छा यूं लगा रखा है। नीचे से दिखा मुझे एक हाथ में, आज तो खड़ा हुआ है पीछे से भी। यस, वेरी गुड। बताओ जोर से। दूसरों के द्वारा मानक तय किए जाते हैं, और आंतरिक परीक्षण में व्यक्ति के खुद के द्वारा ही मानक तय कर लिया। मतलब आंतरिक का मतलब स्वयं मूल्यांकन हो गया, ऐसा ही है। ठीक है। और कोई? गुड गुड। इधर से। यस। जोर से, थोड़ा जोर से। किसी एजेंसी के द्वारा। और आंतरिक में खुद के द्वारा। सेम। गुड। एक सामने से जवाब ठीक आया। एक ये आप वहां मत जाओ जो मैंने पढ़ा है, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। वो आंतरिक वहां चले गए आप। इंटरनल एविडेंस यानी कि खुद के द्वारा, एक्सटर्नल क्राइटेरिया बाहर से जो मानदंड मिल रहे हैं वो नहीं है यहाँ। यहाँ बाह्य का मतलब ये है कि मूल्यांकन यदि ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थान के द्वारा किया जाए जिसका आपकी शिक्षण प्रक्रिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा हो, वो कौन सा होगा? बाह्य।
जैसे विद्यालय में आपको पढ़ाया जाता है और एग्जाम आपका बोर्ड ले रहा है, तो बोर्ड एग्जाम कौन सा एग्जाम हो गया? बाह्य। हम आपको पढ़ा रहे हैं और एग्जाम आपका आरपीएससी लेगा, कौन सा एग्जाम हुआ? बाह्य। यदि एग्जाम ऐसी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा लिया जा रहा है जिसका संबंध सीधा आपकी शिक्षण प्रक्रिया के साथ रहा है, वो क्या होगा? आंतरिक। यदि हम आपका माइनर टेस्ट ले रहे हैं, वो क्या है? आंतरिक। आपके स्कूल के दौरान जो बीच बीच में टेस्ट और वार्षिक परीक्षा वगैरह लगती थी, वो क्या है? आंतरिक। समझ गए? ओके। अब बताओ दोबारा से, बाह्य परीक्षण जो है उसके गुण क्या है? उसकी आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। तो बाह्य परीक्षण का सबसे बड़ा गुण क्या है? हाथ खड़े, अब यार लंबे हाथ खड़े हुए हैं दो तीन, हाँ आप बताओ देंगे। यूनिवर्सल होता है। और कोई? यस, हाँ। वस्तुनिष्ठ होता है। यस, हाँ। पीछे से वेद होता है, विश्वसनीय होता है। वेरी गुड। जो सबसे परफेक्ट आंसर अभी सामने से ही आ रहे हैं। मैं गोलमैन साहब जो है वो सही कह रहे थे, दौर आएगा, देख लेना आप। हाँ, पीछे से बताओ। निष्पक्ष। वेरी गुड। सबसे बड़ा गुण यही है बाह्य परीक्षा का कि ये क्या होता है? निष्पक्ष होता है। इसमें भेदभाव नहीं होता है। आंतरिक परीक्षा के अंदर गुरुजी के लिए जो छाछ लेके आ रहा था, जो चाय वाय लेके आ रहा था, गुरुजी उसको ज्यादा मार्क्स देते थे ना। 6ठी क्लास 7वीं क्लास याद करो। तो यहां पे गुरुजी क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं, निष्पक्षता कम पाई जाएगी। इसका एक ये दोष है, और ये इसका क्या है? गुण है। एक दोष और है आंतरिक परीक्षा का, बताओ देखिए क्या है? जिसे मैं बताता हूं। मैं जब बीएससी करने के लिए डीडवाना बांगड़ कॉलेज में था, तो शुरुआत में चूंकि पढ़ के तो आए थे, कोटा में तैयारी थोड़ी बहुत तो की थी। थोड़ी बहुत करने से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह के जो छोटी छोटी जानकारियां थी वो मुझे थी ठीक ठाक। जब हमारे बॉटनी के टीचर प्रश्न पूछा करते थे तो मैं फटाक से आंसर देता, सर ये तो ऐसे सिंपल से आंसर में दे देता था। तो उनके मन में ये हो गया कि ये राजेश बड़ा होशियार है, और कोई भी मतलब प्रश्न किसी को नहीं आता, अब देखो ये राजेश जवाब देगा। एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद उन्होंने भी धीरे धीरे, ये देखो राजेश जवाब देगा, देखो सुनना ध्यान से, इस प्रकार की बातें कहना बंद कर दी। लेकिन फिर भी मन में ये था कि ये होशियार है। फिर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम हुए। प्रैक्टिकल एग्जाम में मेरे 75 में से 68 नंबर आए थे। 68 मार्क्स उस समय के हाईएस्ट थे, मेरे जितने किसी के नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर हमारे आंतरिक रूप से शिक्षकों की चल रही थी, और शिक्षक के दृष्टिकोण से मैं होशियार था। और जब हमारा फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम का जब रिजल्ट आया, तो बॉटनी में मैं बाई ग्रेस पास हुआ। सच्ची कहानी है, हकीकत की घटना है ये। बॉटनी में मैं बाई ग्रेस पास हुआ। वो मूल्यांकन कौन सा था? बाह्य। आंतरिक मूल्यांकन में मेरे जबरदस्त नंबर आ रहे हैं, बाह्य मूल्यांकन में मेरे नंबर आ नहीं रहे हैं। तो यहां पे वो जो शिक्षक था उसने मेरे साथ क्या किया? किसके कारण मुझे ज्यादा नंबर दिए गए? भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं, बताओ देखें। प्रैक्टिकल तो थे, लेकिन मुझे नंबर क्यों ज्यादा दिए? प्रैक्टिकल में मेरा कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो था नहीं बहुत ज्यादा। उसका कारण ये था कि शुरुआत में जब मैं गया तो शिक्षक को मेरे व्यक्तिगत गुणों के आधार पर यह लग गया कि ये बच्चा होशियार है, और शिक्षक शुरू से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। पूर्वाग्रह से हो जाते हैं ना, जैसे आप में से दो तीन बच्चे लगातार हाथ खड़े होते हैं, मेरे दिमाग में ये रहते हैं कि ये 2 बच्चे बड़े होशियार हैं। पता चले कि नंबर तो ठीक नहीं आ रहे हैं, और जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो कॉपी चेक करते अपने आप ही 5 में से 4, 3, 4, नहीं ये छोटा तो होशियार है, इसको दे दो नंबर। यदि शिक्षक के मन में ये भाव पहले दिन से आ जाए कि बच्चा होशियार है, तो अपने आप उसके मार्क्स एक्स्ट्रा वो देते रहता है। ऐसा हम हमारे आरएस मेंस में भी करते थे। इस वजह से कभी कभार कॉपी किसी दूसरे से चेक करवाते, पता चला कि जिसको हम ज्यादा नंबर दे रहे थे उसके कम आ रहे हैं। वहां वो पूर्वाग्रह नहीं है। तो पूर्वाग्रह से घर्षित होने की वजह से और भेदभाव करने की वजह से निष्पक्ष परिणाम यहां पे निकलकर सामने
नहीं आते हैं, और इसके अंदर किसी को पता नहीं है कि कौन है, इसका मतलब परिणाम क्या रहेंगे, हमेशा निष्पक्ष। ओके, अच्छा दूसरा बताओ, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है बाह्य परीक्षा का? करो देखें हाथ खड़े, हिम्मत, आप तो करते रहना है, इस बात से डरना नहीं है, बताओ, विचार करो। मुदालियर आयोग से लेकर अभी तक के जितने भी आयोग आए हैं सभी ने एक ही बात कही है कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए, आंतरिक परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट में ये जो बात की जा रही है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? बताओ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे करके, करो विचार। यस, क्या होगा? जोर से थोड़ा सा, रटने की प्रवृत्ति पर बल। यस, आंतरिक एक सतत मूल्यांकन है, बाह्य सतत नहीं है, ठीक है, एक पार्ट ठीक है आपका, और सभी पक्षों का, वेरी गुड। बाह्य मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन संभव नहीं है, बच्चे का सतत मूल्यांकन संभव नहीं है। हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे के अधिगम में कठिनाई के कारण क्या है। जब कठिनाई के कारणों का पता नहीं चलेगा तो शिक्षण विधि में सुधार का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बाह्य परीक्षा है वो कैसा परीक्षा है? योगात्मक मूल्यांकन है। कैसा मूल्यांकन है? और आंतरिक मूल्यांकन में क्या संभव है? रचनात्मक मूल्यांकन संभव है। बाह्य परीक्षण के अंदर मूल्यांकन या परिणाम निष्पक्ष होते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब के सब इसके अंदर बुरी बातें हैं। बच्चे को मूल्यांकन का अवसर नहीं मिलता। एक दिन, कोई एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है ना। उस एक दिन बच्चा बीमार हो गया, उस एक दिन बच्चे का दिमाग सही से काम नहीं किया, बेचारे का चौक हो गया वो, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको अधिगम नहीं है, अधिगम तो है। आंतरिक मूल्यांकन में जब हम बार बार मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ, बच्चे को याद तो है, बच्चा सीख तो रहा है। तो अवसर प्रदान नहीं किए जाते बाह्य मूल्यांकन में। इसीलिए विभिन्न प्रकार के आयोग इस बात की सिफारिश करते हैं, हमेशा ये इस बात की सिफारिश करते हैं कि बाह्य मूल्यांकन की संख्या कम की जाए, आंतरिक मूल्यांकन की संख्या बढ़ाई जाए। शुरुआत में जब 10वीं क्लास हुआ करती थी उस समय 100 के 100 नंबर जो है वो बाह्य मूल्यांकन से होते थे। धीरे धीरे आयोगों की रिपोर्ट्स आई, 100 में से 10 नंबर आंतरिक के करने लग गए, 90 बाह्य के करने लग गए। फिर रिपोर्ट आई 20 नंबर आंतरिक के करने लग गए, 80 बाह्य के करने लगे ना। वो हमेशा ये बोलते हैं कि प्रगति पत्र में आंतरिक मूल्यांकन को जगह दी जाए। इस वजह से ये जो 80-20 और ये लगातार धीरे धीरे ये जो गैप हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि 20 में से हमेशा 20 आते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीज चलती है, भेदभाव और पूर्वाग्रह। इसमें कभी भी वो जो बाह्य वो सभी पक्षों का मूल्यांकन तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। अब एक और है, इसमें देख लो आप, पाठ्य अंतर्गत और पाठ्योपरांत मूल्यांकन। पाठ्य अंतर्गत का मतलब सिंपल सा है, पाठ के दौरान मूल्यांकन कर रहे हैं। पाठ्योपरांत का मतलब पाठ के बाद। अब जब पाठ के दौरान मूल्यांकन करेंगे तो मुख्य रूप से हम इस बात को जानने के लिए मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा चीजों को कितना समझ पा रहा है। बोध प्रश्नों के माध्यम से उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। उच्चारण ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मुहावरों का, वाक्यों का सही से प्रयोग बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये पाठ्य अंतर्गत हो गया। और पाठ के बाद में जो वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो पाठ के बाद होगा। अंतिम है नियोजन, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। मूल्यांकन के प्रकार हो गए पूरे। ओके।